जिसका जिक्र मैं कर रही थी सवाल में, वही बात अभी अदील सरफराज ने कही कि जिस तरीके से ये कहा गया अदालत की जानिब से कि बहुत संगीन इल्जामात हैं आप पर, जिसको फौरन आके रोस्टरम पे काउंटर किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से। यानी कि जब ये रिमार्क सामने आते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने गलत रूलिंग दी, तो इसमें ये बात वाज़ेह हो जाती है, जो अपोजिशन की शिकायत उठाई जा रही हैं, वो जो एक स्टैंप गद्दारी का है वो धुल जाता है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, ये सवाल सादिया आप मुझसे पूछ रही थी जब ये फैसले का हुआ कि ये फैसला महफूज हो गया। ये गद्दारी का जो इल्जाम था ये बहुत इसने मुस्तरब किया ना सिर्फ सियासी जमातों को, सियासी क़यादत को, बल्कि जाहिर है कि उनके वोटर्स भी हैं और अपोजिशन के जितने भी अराकीन थे उनके तकरीबन कोई कहा जाता है कि 3 करोड़ के करीब जो है वोटर है वो बताए जाते हैं। तो अगर ये सब सूरत हाल थी, ये बड़ी संगीन थी, और अगर इसी सूरत में इलेक्शन भी हो जाता, इन इल्जामात के साथ वो अवाम में भी जाते, तो आपने देखा कि 2018 के अंदर क्या सूरत हाल हुई। नामूसे रिसालत के इल्जामात जो है वो आयद किए गए। उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे, जो बाद में फिर जब इलेक्शन लड़ने गए एहसन इकबाल साहब, उनको गोली लगी और बहुत सारे ख्वाजा आसिफ साहब के चेहरे के ऊपर स्याही फेंकी गई। अब अगर ये गद्दारी का मुकदमा सेटल ना होता, कि अब गद्दारी का इल्जाम, तो जाहिर है कि इसको बुनियाद बना के कुछ भी हो सकता था, और एक अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ आपके जो इवन जो इलेक्शन के कागजात हैं वो कागजात भी मुस्तरद जो है वो हो सकते हैं। खैर अभी हमें देखना है कि क्या क्या सूरत हाल जो है वो बनती है, आगे सामने आती है। अभी तो फैसला नहीं आया, लेकिन ये दाग का धुलना बहुत जरूरी है सियासतदानों के ऊपर, और इसी पे वो मुस्तरद भी थे कि आप किस तरह से ये फैसला कर सकते हैं कि हम गद्दार हैं और हम बैरूनी साजिश के अंदरूनी हाथ बने हैं। ये कितना संगीन इल्जाम है कि अगर ये लग जाता तो आइंदा के लिए जो है वो सारी जिंदगी के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस ये प्रोसीडिंग्स का हिस्सा रहता। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये कलअदम होती है रूलिंग, तो एक तो ये मामला जो है खत्म होगा, लेकिन ये जो इल्जाम लगाया गया है इसके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो हो सकती है, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ कि हुकूमत खुद ही इल्जाम लगाती रही और खुद ही कहती रही कि आप फैसला भी खुद करें, आप इल्जामात को साबित भी खुद करें। और बहुत सारे केसेस ऐसे हमें मिले हैं, जैसे इमरान खान साहब ने 35 पेंटर का एक इल्जाम लगाया, नजम सेठी साहब को कहा कि वो खुद ही साबित करें कि वो 35 पेंटर थे या नहीं थे, लेकिन जाहिर है कि उसके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा, फिर आपने देखा कि उनको माफी मांगनी पड़ी, उन्होंने माफी मांगी थी। इतना आसान बना दिया है इल्जाम लगा देना और एक धूल उड़ा देना, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। तो अदालत जो पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत है वो बाकायदा उसके अंदर इस बात का आना सामने और इस बात के ऊपर बहस होना बहुत जरूरी है। और फिर मिनट्स में भी आपने देखा उन्होंने मिनट्स तलब किए, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि कौन कौन कहाँ से क्या बात करता रहा है। उसके बाद फिर आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स के को रॉयटर्स ने कोट किया, कोई पाकिस्तानी अखबार होता, कोई आप पर हम होते तो हुकूमत पाकिस्तान कह देती या तहरीक इंसाफ कह देती कि ये तो गद्दार हैं, ये तो लफाफे हैं, इनकी तो बात नहीं। लेकिन जब आप बरतानवी इदारा जो है खबर रिसा उसको तरदीद भी फिर आप नहीं करते, तो इसका मतलब ये कि आपने तस्लीम कर लिया कि सिक्योरिटी ऑफिशियल जो कि वहां पे मौजूद थे उन्होंने बाकायदा इस बात की तरदीद की है कि किसी किस्म की कोई साजिश जो थी वो इस्टेब्लिश नहीं हुई और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। अब जाहिर है कि अब जो भी सूरत बनती है, जो कुछ हो चुका है, इसको दफन करना चाहिए और करना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान के मुआशी चैलेंज को देखना पड़ेगा। सही, आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस को देखना पड़ेगा, और यही बात कुछ आज जज साहिबान कर रहे हैं। शौकत जरा आपकी तरफ आते हैं। पहले दिन जब पीर वाले दिन प्रोसीडिंग का आगाज हुआ था तो फोकस ये रखा गया था मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की जानिब से कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आया आईनी है या गैर आईनी है, इस पर हमें फैसला देना है। फिर अगले 2-3 रोज जो कुछ हुआ वो हमने भी देखा, आपने भी देखा, मुख्तलिफ चीजों पर बात हुई। आज नए इंतखाबात पर भी बात हुई, मईशत पर भी बात हुई, ये भी बात हुई किस तरीके से आगे पाकिस्तान चलाया जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये जो 7:30 बजे मुमकिन तौर पर फैसला आने जा रहा है, कौन पास होगा कौन फेल होगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड को पोजीशन आएंगी? शौकत मेरे ख्याल में इस वक्त उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। अदील सरफराज की तरफ चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। अदील जरा आप बताइएगा अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी, यहाँ पर इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। मीडिया डाइस के आसपास आपको नजर आ सकता है, यहाँ पर लोग काफी बड़ी तादाद में मौजूद है। न सिर्फ मरकजी जो क़यादत है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, हमने देखा है यहाँ पर पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के अलावा मुस्लिम लीग नवाज और
جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور ساتھ ہی ان کے کارکنان بھی، اور اس کے علاوہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے یہاں پر جو نمائندے ہیں وہ بھی اس ہسٹورک ایونٹ کو کور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور سب اس انتظار میں ہیں کہ شام 7:30 بجے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کون پاس ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ آج ایک تاریخ یہاں پر لکھی جا رہی ہے، اور مستقبل پارلیمان کا اس بار سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی ہے. آج شہباز شریف بھی یہاں پر ایک سیاسی تقریر کم، اور انہوں نے یہاں پر کچھ لیگل اپنے آرگیومنٹس بھی کیے ہیں چیف جسٹس کے سامنے، اور بہرحال انہوں نے عدالت کے سامنے اپنا ایک کیس رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جان لگا دیں گے پاکستان کو استحکام دینے کے لیے اور پاکستان کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے، جیسا کہ وہ اپنا ایک سی وی دے رہے ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کو. اور یہاں پر چیف جسٹس نے ان سے انکوائر بھی کیا کہ آپ کی کتنی نشستیں ہیں، اور جو سابقہ آپ کی حکومت تھی 2013 میں اس وقت آپ کی کتنی نشستیں تھیں. تو شہباز شریف نے بتایا کہ ہماری پارٹی کی 150 سے زائد نشستیں تھیں، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکثریتی جو پارٹی ہے وہ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ جو آزاد اراکین تھے وہ ملے اور ہم نے ایک حکومت بنائی، ہم اکثریت میں آ چکے تھے. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب خدا کی قسم پاکستان کے لوگ اس وقت قیادت کو ترس رہے ہیں. جس پر شہباز شریف نے کہا ہے کہ میرے حصے میں یا میرے لائق جو بھی ہوگا میں کروں گا، پاکستان کی عوام کے لیے دن رات ایک کر دوں گا. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی روسٹم پر آئے، اور انہوں نے بھی اپنے جو آرگیومنٹس ہیں ان کو بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ محدود رکھا، اور ٹو دا پوائنٹ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ عدالت نے اگر یہ اس نتیجے پر عدالت پہنچ چکی ہے کہ جو رولنگ ہے وہ غیر قانونی ہے، تو پھر عدالت کو چاہیے جو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے وہی کرے، اور پارلیمان ہے اس کے پاس ہی معاملہ جانا چاہیے، اور تحریک عدم اعتماد کی جو پروسیڈنگ جہاں پر رکی تھی ان کو آگے چلنا چاہیے. اور یہ جو 1.5 سال ابھی باقی ہے اس پارلیمان کا، وہ پارلیمان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. اور انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ملک کو دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا کریں. چلیں پھر ایک بار پھر عزیز سرور آپ کی طرف آتے ہیں. شوکت پراجا سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے. شوکت آپ کی طرف آتے ہیں. اگر آپ نے سوال نہیں سنا تھا تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. جس طریقے سے ہم نے دیکھا پہلے دن جب پروسیڈنگ اسٹارٹ ہوئی تھی پیر والے دن، تب ججز کا فوکس یہ تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آیا آئینی ہے غیر آئینی ہے. پھر اگلے 2-3 روز بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. انتخابات پر آج بات ہوئی ہے، معیشت پر بات ہوئی ہے، دیگر چیزوں پر بات ہوئی ہے کہ آگے کس طریقے سے چیزوں کو چلایا جائے گا. تو یہ جو شام 7:30 بجے فیصلہ آنے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے فوکس صرف اور صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہوگی یا دیگر چیزیں بھی کنکلوڈ کی جائیں گی؟ فوکس تو ظاہر ہے ڈپٹی اسپیکر کی ہوگی. فساد کی جڑ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہی ہے. اس سارے فساد میں صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، جس کی وجہ سے ملک آج عدم استحکام کے شکار کی طرف جا رہا ہے، یا معاشی بحران کی طرف جا رہا ہے، یا فائنینشیل کرائسس کی طرف جا رہا ہے، یا ڈالر ایکسچینج کا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. یہ صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی. اس لیے بار بار عدالت بھی کہتی رہی، اور کل آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی فرمایا تھا کہ ہم باقی چیزوں میں نہیں پڑیں گے، ہم اسی کی لیگیلٹی یا انکانسٹیٹیوشنلٹی کی طرف جائیں گے کہ یہ رولنگ کیسی ہے. 69 کا کور حکومت مانگ رہی تھی. آج اٹارنی جنرل نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی بلینکٹ جو ہے وہ ایگزیمپشن نہیں ہے آرٹیکل 69 کے اندر. تو لہذا بنیاد جو ہے اس سارے فساد کی بنیاد ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے. اور جیسے آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ یوں نظر آ رہا ہے کہ یہ رولنگ غلط تھی. غلط کا مطلب عدالتی لینگویج میں ایک آئینی کیس میں غلط کا مطلب ہے غیر آئینی، غلط کا مطلب ہے انکانسٹیٹیوشنل. اور اگر غیر آئینی اور انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو پھر ہم ایگزیکٹلی 3 اپریل کی جگہ پر پہنچ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، باقی جو عدالت نے باتیں کی کہ فریش الیکشن کی طرف جائیں، بار بار ایک آنریبل جج نے بھی پوچھا اپوزیشن لیڈر سے کہ آپ تو الیکشن کی بات کرتے تھے، تو ابھی الیکشن کمیشن کا بھی آ گیا کہ اس پر کیا ان کے خیالات ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اظہار کیا. کہیں نہ کہیں امید ضرور ہے، جس طریقے سے عدیل سرفراز بھی بتا رہے تھے کہ صبح سے اپوزیشن کے جتنے رہنما یہاں پہنچ رہے ہیں، جو اب تک 4 دن تک پروسیڈنگ ہوئی ہیں، جو اب تک ریمارکس آئے ہیں، اس کے بعد کافی زیادہ وہ پر امید نظر آ رہے ہیں. جی شوکت. جی ہاں، یقیناً اسپیشلی جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس تھے
स्पीकर की रूलिंग आइन के खिलाफ लगती है या गलत लगती है, तो इससे तो उम्मीद बन गई ना। और मैं समझता हूँ ذاتی طور पर भी 5 दिन लग गए, ये फैसला मंडे को आ जाना चाहिए था, क्योंकि यही वो नुक्ता था जिसकी बुनियाद पर ये सारा केस बना हुआ था। आज अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कह दिया कि वो रूलिंग गलत नजर आ रही है, तो सबका केस यही था, अपोजिशन का केस भी यही था, दीगर लोगों का केस भी यही था। इसलिए मैं समझता हूँ जो उम्मीद की आप बात कर रही हैं, जिनको उम्मीद नजर आ रही है, उसकी वजह भी यही है उम्मीद की कि ये सारा कुछ जो है उन उम्मीदों के मुताबिक, अगर ये इन्हीं ऑब्जर्वेशन के मुताबिक फैसला आता है तो फिर उम्मीदें तो पूरी होंगी ना। सही। ठीक है। अच्छा शौकत, जरा ये भी बताइएगा, आज अपने फवाद चौधरी की मीडिया टॉक अगर सुनी हो तो उसमें उन्होंने एक बात की थी कि अगर फैसला खिलाफ आया तो फिर होता है मामला जो है वो स्ट्रीट पर चले जाएं, यानी कि वो एक लोगों को इसलिए मैं लाने की समझता हूं धमकी जो दे रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि आज के फैसले के बाद जो हिजान है वो खत्म होगा या मजीद जो है सियासी अफरा तफरी बढ़ेगी? ठीक है, ठीक है। जी शौकत। शौकत आवाज नहीं से पहुंच हम पा राब्ता रही करने है की शौकत तक। हम आपको बताएं कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो होल्ड कर लिया है और कहा है कि 7:30 बजे जो है वो एक शॉर्ट ऑर्डर सुनाया जाएगा। अब देखना यह है कि आया क्या फैसला आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 5 मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं जो इस वक्त इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात तो की है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो थी वो काफी हद तक गैर आईनी थी। तो इस वक्त सीनियर रैंक के पर्सन मुनीज़े जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़े। अस्सलाम वालेकुम जी। मुनीज़े क्या कहेंगे, अब 7:30 बजे जो है वो शॉर्ट ऑर्डर आना है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, काफी हद तक मामलात आपको बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं इस ऑर्डर के बाद? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि शॉर्ट ऑर्डर क्या आएगा कि क्या नहीं आएगा, मगर तनकीद हो रही थी इस बात क्यों लग रही है जी। मुनीज़े की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, उनसे एक दफा फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अली आप डिस्कस कर रहे थे कि अब से कुछ देर पहले जो फवाद चौधरी ने बातचीत की है मीडिया से, उनका कहना था कि इस पूरी सिचुएशन के बाद वो एक दफा फिर अपनी स्ट्रीट पावर शो करेंगे। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ आर्टिकल 63 लेकर आई, फिर उसके बाद ये बात करती रही कि अगर कोई भी पार्लियामेंट में अदम एतमाद पर वोटिंग करने के लिए आता है तो 10 लाख के करीब हम लोग यहां पर ले आएंगे, यानी कि किसी तरीके से वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। और स्ट्रीट पावर जो कि पहले भी उनकी जानिब से मुनज़्ज़म की गई, लेकिन रमजान होने की वजह से शायद इतने ज्यादा लोग वो नहीं ला सके जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अब एक दफा फिर फवाद चौधरी उसी की जानिब इशारा कर रहे हैं। तो एक बार फिर शौकत हमारे साथ मौजूद है। शौकत, अपनी बात को कंटिन्यू भी कीजिएगा और जरा ये भी बताइएगा, फवाद चौधरी ने आज जो ये बात कही थी कि फैसला अगर हमारे खिलाफ आया तो मामला सड़कों पे चले जाएंगे, तो एक तरीके से एजिटेशन खत्म नहीं होगा, वो तो कह रहे हैं बढ़ेगा। वज़ीर आज़म साहब ने 3 अप्रैल से ही एजिटेशन का ऐलान किया, कहा कि नौजवान खड़े हो जाएं, नौजवान बाहर आ जाएं। बकौल मरियम नवाज शरीफ के टोटल 8 बंदे आए, जिनमें 5 मर्द थे, 3 खवातीन थी, 1 डाले के एहतजाजी आए। इसलिए ये जो एहतजाज की बात है ना, अब कल के लिए जुम्मे के रोज मौलाना फजलुर रहमान ने भी यौम तहफ़्फ़ुज़ आइनी पाकिस्तान का ऐलान किया है। फिर आपको बता रही थी बार बार आसमा शिराज़ी साहिबा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एलामिया आया है। तो इसलिए अगर ये सारे तहरीकों पे जाएंगे, सड़कों पे आएंगे, तो फिर होगा क्या, जिसकी तरफ बड़ी फिक्रमंदी से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी बात की है। लेकिन हौसला अफजा बात है, अगर तहरीक अदम एतमाद की तरफ वापस जाने का फैसला आता है और अपोजिशन के एलामिये के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद के बाद मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं, तो जो नए कायदे अमान मुतवक्को हैं, फिलहाल मुतवक्को मैं बार बार कहूँगा, क्योंकि फैसला आएगा तो हमें हतमी चीज़ का इल्म होगा कि किस तरफ जा रहे हैं मामला। तो फॉर हाइपोथेटिकल डिस्कशन, जब शहबाज शरीफ बनेंगे तो वो तो कह रहे हैं कि हम जो है मिसाक मईशत की तरफ जाएंगे, और वो आज से नहीं कह रहे, उन्होंने तो बहुत पहले कहा था। और जब वापस जाते हैं मुल्क में नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी बनती है। हमारे साथ रहेगा, यहीं से कंटिन्यू कर। पॉलिसी जो नई आई है, शरह सूद 2.5% बढ़ी है, यकीनन महंगाई का एक खुदकुश हमला मजीद आने वाला है।
महंगाई का हमला भी आएगा और इससे ग्रोथ भी रुकेगी, क्योंकि फिर बिजनेस एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी। जैसे जैसे ये जब आए थे पीटीआई वाले तो इन्होंने 13% रखी थी और यहाँ मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेड़ा गर्क हो गया था। अब अगर वही वापस जा रहे हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ना मेरी कोई इकोनॉमी पे गिरफ्त है, लेकिन मैं आपको सियासत के बारे में, आइन के बारे में बता रहा था कि मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम मिसाक मईशत की तरफ जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि पाकिस्तान में एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मजबूत हुकूमत होगी, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत एक डायरेक्शन पे जाएगी। अगर फवाद चौधरी साहब या खुद इमरान खान इस बात पे तुले हुए हैं कि उन्होंने सड़कों पे आना है और मुल्क में जैम करनी है हर चीज, इवन एक अदालती फैसले के बाद, गौर कीजिए जरा, यानी अदालत में जो फैसला है, अदालती फैसले के बाद के तनाजुर में वो बात कर रहे हैं कि हम सड़कों पे आएंगे। आप किस लिए सड़कों पे आएंगे? क्योंकि आपके इत्तेहादी आपका साथ छोड़ गए। आप इसलिए सड़कों पे आएंगे कि आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ गए। आप किस लिए सड़कों पे आ रहे हैं कि आप कहते हैं कि एक साजिश जो है वो हुई है बैरूनी मुल्क से, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 5A की वजह से ये अदम एतमाद नहीं रोक सकती। वो जो स्पीकर की रूलिंग है वो गलत है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगी। तो फिर उस साजिश के हवाले से तो बात खत्म हो गई। साजिश के हवाले से मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी जिन्होंने तहकीकात की रॉयटर्स की स्टोरी के मुताबिक, और तहकीकात में कुछ ऐसा नहीं निकला, तो फिर वो साजिश का वजूद क्या है? मफरूदों की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने पीटीआई ने हमेशा बात की है। ये मफरूदों की बुनियाद पर आए, मफरूदों की बुनियाद पर इनको इक़्तिदार मिला। ये कहते थे कि 12 अरब रुपए की रोजाना करप्शन होती है, 12 अरब रुपए रोजाना होती है, उसको 30 से मल्टीप्लाई करें, 360 अरब रुपए बन गए। 360 अरब रुपए को एक महीने को 12 से फिर मल्टीप्लाई करें, तो वो अगर 4 सालों में पैसा बचता रहा जो करप्शन की नजर होता था, तो पैसा किधर है? वो सही, ये सब मफरूदे थे और साजिश भी मफरूदा लग रही है। अगर सिक्योरिटी एजेंसी ने इसको रद्द किया है तो फिर मैं उन पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, जिनका काम है तहकीकात करना, जिनका काम है मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर वो कह रहे हैं तो फिर ये गलत कह रही है हुकूमत कि कोई साजिश हुई है। इस साजिश की बुनियाद पर ये सड़कों पे आएंगे। फिर मैंने बताया कि अभी तक 5 बार, अभी भी इमरान खान साहब वजीर आजम हैं, वो रोजाना कहते हैं कि आप सड़कों पे आए, अभी तक तो कोई सड़कों पे नहीं आया। कल कौन आता है मुझे नहीं, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है कि ये लोग सड़कों पे आ सकेंगे। सही, मुनीसे ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मुनीसे, आप बात कर रही थी पहले, तो वो कंटिन्यू कीजिएगा, फिर आपसे सवाल करते हैं। देखिए, जो मैं बात करी थी वो ये थी कि जो इस वक्त अदालत के अंदर बहस हो रही है ना, वो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्पीकर के ऊपर हो रही है कि जो स्पीकर की ज्यूरिसडिक्शन है उसका दायरा कार है, ये क्या है। तो जो भी रूलिंग आएगी वो इससे मुंसलिक होगी कि क्या जो डिप्टी स्पीकर का अमल था कि उन्होंने आर्टिकल 5(1) को कोट करके 5(1) को कोट करके रिजेक्ट कर दिया तहरीक अदम एतमाद को, क्या वो अमल सही था, कानूनी था, कानून के मुताबिक था, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के मुताबिक था कि नहीं था। दूसरी तरफ से जो अली जफर साहब ने आर्ग्यूमेंट दी, उन्होंने आर्टिकल 69 को कोट करते हुए कहा कि किसी भी अदालत का हक नहीं है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अंदर मुदाखलत करे। मगर देखिए, इसके अंदर जो आर्टिकल 69 है वो प्रोसीजर की बात करता है, हालांकि जो आर्टिकल 95 है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन का एक हिस्सा है। तो जो मखदूम अली खान साहब ने, वकील हैं शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने जो आर्गुमेंट पेश की थी वो ये कहा था कि जवाबदीद स्पीकर की सिर्फ यही थी कि वो मोशन को जो है सामने रखते ईवान के सामने, और जो रिजेक्ट करने का हक था वो सिर्फ एमएनए का था। एमएनए इसके ऊपर वोट कर सकते थे हाँ या ना, मगर और स्पीकर का कोई उसके अंदर हक या दारोमदार नहीं था कि वो जाके अपनी ज्यूरिसडिक्शन के तहत इसको रिजेक्ट कर देता। उसकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी, उसका दारोमदार, उसका दायरा कार ही नहीं था कि वो ये मोशन को रिजेक्ट करता। तो जो भी आपके शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट ऑर्डर आएगा वो इसी की होगा कि क्या स्पीकर ने आइन को पामाल किया या ना किया।
صحیح وہ تو شارٹ آرڈر کی بات ہے، لیکن منیز ابھی تک جو ہمارے سامنے بات چیت آ رہی ہے، جو ریمارکس ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں تو مینشن کیا گیا ہے، چیف جسٹس نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جو بھی رولنگ اس دن اسپیکر کی جانب سے پاس کی گئی وہ غلط تھی، وہ غیر آئینی تھی، اور اس کے علاوہ نہ صرف چیف جسٹس، جو لارجر بینچ پہ دیگر ججز بھی موجود تھے، ان کی مشاورت سے یہ کمنٹ کیا گیا ان کی جانب سے۔ دیکھیے ہم لوگ اس سے بھی پہلے آبزرویشن کو لیتے، چونکہ بہت بڑے بڑے کیسز کے اندر آبزرویشن جو ہے وہ بڑی ہاسٹائل آتی ہیں، مگر جو شارٹ آرڈر آتا ہے تو وہ اس کے بالکل مختلف ہوتا ہے، اسی لیے کبھی آبزرویشن جج صاحبان کی آبزرویشن پہ نہیں جانا چاہیے۔ اور دیکھیے اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ کیا وہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے کہ نہیں ٹھہراتے۔ دیکھیے پورا ہمارا ملک جو ہے وہ 2 لاکھ ہو گیا، 2 حصے اس کے ہو گئے، اس کی کوئی پوچھ تچھ نہیں ہوئی، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ جو آئین شکن ہے کیا ان کی آئین اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں ہوگی یا نہیں ہوگی، ورنہ تو اس طرح ہوتا چلا جائے گا ہمارے ملک کے اندر، کوئی بھی آ کے آئین کو پامال کر دے گا اور کہے گا جی کیا فرق پڑتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیسز ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ اعتراض کر دے گی، اس کے علاوہ کیا ہوگا۔ تو یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہوگا کہ کیا جو کورٹ ہے، اور ظاہر ہے وہ پنشمنٹ نہیں دے سکتی، یہ بات تو واضح ہے، مگر کیا وہ آگے بڑھ کے یہ اس بات کا تعین کرے گی کہ جنہوں نے آئین شکنی کی ان کا کیا ہوگا۔ صحیح، بالکل سوال اٹھتا ہے۔ بہت شکریہ منیزہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے دیگر پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے سیاسی بحران از خود نوٹس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ شام 7:30 بجے سپریم کورٹ سنانے کے لیے جا رہی ہے۔